अब हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था बीएफएस का, क्योंकि जब हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे हैं तो सिंप्लेक्स मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी वो बीएफएस ही है। सिंप्लेक्स मेथड से एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जब हम हल करते हैं तो वो बीएफएस के माध्यम से ही हल होती है। इसलिए बीएफएस, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में भी हम बार बार बोलेंगे, इसलिए सिंप्लेक्स मेथड समझने के लिए हमें बीएफएस समझना ज़रूरी था, इसलिए हमने पहले बीएफएस को समझा है। अब सिंप्लेक्स मेथड पर आते हैं। बड़ा मेथड है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सिंप्लेक्स मेथड किस काम आता है। जो अभी हमने एलपीपी ली थी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ली थी, अगर वो मोर देन 2 वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं। 2 वेरिएबल वाली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एक एलपीपी को हल करना है तो सिंप्लेक्स मेथड उसके लिए एक मेथड है। सबसे पहले हम सिंप्लेक्स मेथड को के मेन पार्ट्स देख लें। 5 मेन पार्ट्स होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। पहला, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना यानी मानक रूप बनाना। दूसरा, फर्स्ट टेबल बनाना यानी प्रथम सिंप्लेक्स सारणी बनाना। तीसरा, ऑप्टिमलिटी टेस्ट यानी इष्टतमत्व का परीक्षण। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, फर्स्ट टेबल यानी प्रथम सारणी, ऑप्टिमलिटी टेस्ट यानी इष्टतमत्व का परीक्षण यानी उसकी जांच। फोर्थ स्टेप है इम्प्रूवमेंट यानी उन्नत हल प्राप्त करना, या इसी स्टेप को हम कह सकते हैं नेक्स्ट टेबल बनाना। यानी एक सारणी या एक टेबल जब हमारे पास है तो उससे अगली सारणी बनाना, या टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, सारणी रूपांतरण। ये फोर्थ स्टेप जो सिंप्लेक्स मेथड का है, यही मेन स्टेप है, सबसे बड़ा स्टेप यही है। और पांचवा है सॉल्यूशन रीडिंग, हल को पढ़ना। तो सबसे पहले तो ये बात याद की जाए कि जो सिंप्लेक्स मेथड है उसके 5 मेन स्टेप्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट टेबल, ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इम्प्रूवमेंट एंड सॉल्यूशन रीडिंग। इन 5 स्टेप्स को किस क्रम में कैसे यूज़ करना होता है, इन 5 स्टेप्स को डिटेल में अलग अलग तो समझना पड़ेगा ही। पहले हम इन 5 स्टेप्स को एक एक करके समझ लेंगे, फिर जब पांचों स्टेप्स समझ में आ जाएंगे तब हम एक पूरा सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम हल कर लेंगे, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने केवल 5 स्टेप्स के नाम बताए। इन 5 स्टेप्स को कैसे किस क्रम में यूज़ करना है, उसके लिए उस बात को अगर हम फ्लो चार्ट की स्टाइल में समझ लें तो ऐसे है। पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है, उसके बाद कहाँ जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, मानक रूप बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद फर्स्ट टेबल बनानी है। फर्स्ट टेबल के बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना है। यानी जो हमारे पास फर्स्ट टेबल आ गई, उस फर्स्ट टेबल में जो सॉल्यूशन है, हर टेबल में एक बीएफएस चेक किया जाता है कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। तो फर्स्ट टेबल में जो बीएफएस है वो ऑप्टिमल है कि नहीं, ये डिसीजन लेना होता है। कैसे लेंगे वो जब हम इस ऑप्टिमलिटी टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। अगर ऑप्टिमलिटी टेस्ट का आंसर नो आता है
इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टेबल में BFS है वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आंसर नो आता है देन हम इम्प्रूवमेंट के स्टेप पर जाते हैं, यानी टेबल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप पर जाते हैं। जो सॉल्यूशन पिछली टेबल में था उससे बेटर सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो एक टेबल के बाद किसी भी सिंप्लेक्स टेबल में, जैसा कि जानते ही हैं कि सिंप्लेक्स मेथड में एक के बाद एक हम सिंप्लेक्स टेबल्स बनाते हैं। तो किसी भी सिंप्लेक्स टेबल को जब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट पर लाएंगे और उसका आंसर नो आएगा तो हमें फिर नेक्स्ट टेबल बनानी है, उसे हम कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट वाला स्टेप। इम्प्रूवमेंट करने के बाद वापस हम यहीं पर आएंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट, अगली टेबल आ जाएगी और अगली टेबल में फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे, और अगर फिर नो आता है तो फिर इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे यानी अगली टेबल बनाएंगे। ये क्लोज सर्किट तब तक चलता रहेगा जब तक कि आंसर नो आता रहेगा ऑप्टिमलिटी टेस्ट का। और जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट का आंसर यस आ जाएगा यानी कि इज़ द टेबल ऑप्टिमल, यस, इट मीन्स वी हैव ओनली टू रीड सॉल्यूशन। इस केस में जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट का आंसर यस आ जाएगा तो हमें सॉल्यूशन रीडिंग यानी 5वें स्टेप पे जाना है, यानी हल को पढ़ना है। आखिरी सारणी आ जाएगी, लास्ट टेबल आ जाएगी और लास्ट टेबल से सॉल्यूशन को रीड करना है, देन स्टॉप। तो ये सिंप्लेक्स मेथड में वर्किंग प्रोसेस है। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, फर्स्ट टेबल बनाना, देन ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इफ आंसर इज नो देन इम्प्रूवमेंट, दैट इज नेक्स्ट टेबल, अगेन ऑप्टिमलिटी टेस्ट, आंसर इज नो देन इम्प्रूवमेंट, अगेन ऑप्टिमलिटी टेस्ट, आंसर इज नो देन इम्प्रूवमेंट, अगेन ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इफ आंसर इज यस देन सॉल्यूशन रीडिंग। ये फ्लो चार्ट हो गया सिंप्लेक्स मेथड का। अब हम ये एक तरह से सिंप्लेक्स मेथड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपना काम है कि ये जो पांचों स्टेप्स हैं इनको एक एक करके पढ़ना। हमें ये पांचों स्टेप्स आने चाहिए सेपरेटली, फिर हम इसको सिंप्लेक्स मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो स्टेप है पहला, इसको समझें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप कैसा होगा, या जो हमारे पास LPP दी हुई है उसमें हम क्या बदलाव करें, क्या चेंजेस करें ताकि वो मानक रूप में बदल जाए। तो उसके लिए ये फॉलोइंग 5 पॉइंट्स आर नेसेसरी। ये 5 बिंदु हमें देखने हैं। पहला बिंदु क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी इन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। अभी हमने LPP का एक फॉर्म देखा ही था, उसमें जो उद्देश्य फलन होता है वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में से कोई भी फॉर्म हो सकती थी। तो अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो ठीक है, और अगर वो मिनिमाइजेशन में है तो उसे मैक्सिमाइजेशन में बदलना होगा। जैसे अभी हमने उदाहरण के लिए ये LPP देखी थी, इसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है तो सही है। अगर ये मिनिमाइजेशन फॉर्म में हो तो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में बदलना होगा, और उसका तरीका यह है कि ये जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं इनको सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात इनका सिंबल साइन बदल दें। इस बात को अगर हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लें, मान लो कि किसी LPP का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था, मिनिमाइज 2x1 - 3x2 + 7x3। तो हम सिंप्लेक्स मेथड से हल करने के लिए इसको इस रूप में चेंज कर देंगे, मैक्सिमाइज z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम बदल सकते हैं, z की जगह z' कर दें, या सेम भी रख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2x1 + 3x2 - 7x3, यानी कोफिशिएंट्स के साइन बदल दिए। क्यों वो ऐसा, इसलिए कि अगर ये फंक्शन x1 x2 x3 की जिन वैल्यूज़ के लिए मैक्सिमाइज होगा, x1 x2 x3 की उन्हीं वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा।
तो वो लॉजिक है, कारण है, मगर कारण पे ना जाके आप सीधे प्रोसेस पे रहें, क्योंकि अगर हम कारण पे जाने लगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन रूप में है पहले से ही तो ठीक है, और अगर मिनिमाइजेशन में है तो उसे मैक्सिमाइजेशन रूप में बदल लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन मस्ट बी इन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। सेकेंड रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट वेक्टर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, दैट इज बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसा कि हमने एलपीपी पढ़ी थी, एक एलपीपी का उदाहरण लिया था। इस एलपीपी में ये जो राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स हैं, इनसे बना जो वेक्टर है वो रिक्वायरमेंट वेक्टर कहलाता है। तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये राइट हैंड साइड के जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या करेंगे, कोई नेगेटिव हो तो फिर इस पूरी इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये यहाँ -8 होता तो हम क्या करते, इस पूरी इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाता -4x1, ये हो जाता -6x2, ये हो जाता -3x3, और साइन ग्रेटर देन का हो जाता और यहाँ पर +8 आ जाता, -8 होता तो रिक्वायरमेंट वेक्टर, जैसे एक इनइक्वलिटी है 4x1 -6x2 +3x3 इज़ लेस देन और इक्वल टू -7। तो अगर ये राइट हैंड साइड का कांस्टेंट नेगेटिव है तो इस इनइक्वलिटी को -1 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो। हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी मल्टीप्लाई की जाती है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगी -4x1 +6x2 -3x3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है, आवश्यकता सदिश है, उसके सभी एलिमेंट्स यानी कि राइट हैंड साइड के कांस्टेंट नंबर्स वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, उनमें कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव है तो संबंधित रेस्ट्रिक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तीसरा रिक्वायरमेंट है ऑल रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी इन इक्वेशन फॉर्म। जितने भी प्रतिबंध हैं वो इक्वेशन फॉर्म में यानी इक्वल चिन्ह के साथ होने चाहिए, यानी लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले प्रतिबंध नहीं चलेंगे। जैसे ये 3 प्रतिबंध हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस की, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस की नहीं। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस तो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल में ही रहेंगे। जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें जो ये सिंबल हैं ये लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू के नहीं होने चाहिए, इनको इक्वल टू में बदलना पड़ेगा। यानी कि ये असमीकाएँ नहीं होनी चाहिए, समीकरण होने चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स का समावेश करते हैं। स्लैक वेरिएबल को हम कहते हैं न्यूनता पूरक चर, और सरप्लस वेरिएबल को हम कहते हैं आधिक्य पूरक चर। ये कब होगा या किस काम के लिए आएंगे, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले रूप में हैं, उनको इक्वल टू रूप में बदलना है। तो उसको हम एग्जांपल से ले लें। जैसे एक रेस्ट्रिक्शन है x1 + 2x2 -x3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। ये लेस देन इक्वल टू वाला है यानी इनइक्वलिटी है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम या बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ न्यूनता है, तो जितनी न्यूनता उतना और जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक नया वेरिएबल जो अब तक यूज़ नहीं हुआ है वो जोड़ देंगे, x1 + 2x2 -x3, और मान लो टोटल अब तक 3 ही वेरिएबल यूज़ हुए हैं तो एक चौथा वेरिएबल x4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसका मतलब है x4 उतनी ही वैल्यू लेगा जितनी इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करने के लिए चाहिए। तो जो वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू सिंबल को इक्वल टू सिंबल में बदलने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता, जैसे x1 + 2x2 -x3
इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इनिक्वलिटी ये वाली होती तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सेस है, कुछ सरप्लस है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कुछ बड़ी या बराबर है, जितनी बड़ी है या बराबर है उतना इसमें से घटा दें तो ये इक्वल हो जाए। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 माइनस x3। अब इसमें एक नया वेरिएबल जो भी अब तक यूज़ हो चुके हैं उससे अगला वेरिएबल, मान लो कि 3 यूज़ हुए थे तो चौथा वेरिएबल इसमें से घटा देंगे, तब ये इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले सिंबल को इक्वल टू में बदलने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल घटाया जाता है उसको हम कहते हैं सरप्लस वेरिएबल या आधे के पूरक चर। तो ये काम अब आसान हो गया। जितनी भी इनिक्वलिटीज़ हैं रेस्ट्रिक्शंस में, उन इनिक्वलिटीज़ में जो लेस देन इक्वल टू वाले हैं उनमें एक वेरिएबल जोड़ देंगे ताकि वो इक्वल टू हो जाए, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले हैं उनमें से एक वेरिएबल घटा देंगे ताकि वो इक्वल टू हो जाए। तो ये थर्ड रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कि रिक्वायरमेंट वेक्टर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। रिक्वायरमेंट वेक्टर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, जिसको कि हम स्मॉल बी सिंबल देते हैं, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और वो नहीं है तो क्या करना है, हमें या तो कोई सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ने या कोई सरप्लस वेरिएबल घटाने। चौथी अगली आवश्यकता है तीसरी, ऑल रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी इन, दूसरी हो गई, तीसरी भी हो गई। चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है देयर मस्ट बी m डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इन कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी जो गुणांक मैट्रिक्स है जिसको कि हम कैपिटल ए अभी सिंबल दे रहे थे, उस गुणांक मैट्रिक्स में m भिन्न भिन्न इकाई सदिश विद्यमान होने चाहिए। m क्या है, प्रतिबंधों की संख्या, यानी जितने प्रतिबंध हैं, जितने रेस्ट्रिक्शंस हैं, उतने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स मौजूद होने चाहिए। नहीं है तो क्या करना होगा, नहीं है तो हमें नए वेरिएबल्स जोड़ने होंगे जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स या कृत्रिम चर। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स या कृत्रिम चर, ये वेरिएबल्स किस काम आएंगे, यूनिट वेक्टर्स लाने के लिए। जितनी इक्वेशंस हैं, अब तो इक्वेशंस बन गई क्योंकि इनइक्वलिटीज़ थी तो हमने सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल जोड़ के या घटा के उनको इक्वेशंस में बदल लिया। तो अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम आ गया, और जब इक्वेशंस बन गई तो उन इक्वेशंस में गुणांकों से इकाई सदिश बनने चाहिए। इकाई सदिश यहाँ पर हम कैसे कह रहे हैं, ऐसा कोई भी वेक्टर, यहाँ पर कॉलम वेक्टर होंगे जिसका एक कंपोनेंट 1 और बाकी के सारे कंपोनेंट 0 हो, वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। कोई सा भी एक कंपोनेंट 1 हो तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर कब कहलाएंगे, जब 1 डिफरेंट प्लेस पर हो। जैसे कि अगर 3 रेस्ट्रिक्शंस थे, 3 रेस्ट्रिक्शंस थे यानी कि m बराबर 3, तो 3 इकाई सदिश क्या होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर m बराबर 4 होगा, 4 रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो 4 भिन्न भिन्न इकाई सदिश यानी 4 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स वो होंगे 1 0 0 0, दूसरा होगा 0 1 0 0, तीसरा होगा 0 0 0 1 0 0 1 0, और चौथा होगा 0 0 0 1। ये 4 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं। तो जितने रेस्ट्रिक्शंस है उतने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स में होने चाहिए। अगर नहीं है तो नए वेरिएबल्स जिनको कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहेंगे वो ऐड कर दिए जाएं ताकि यूनिट वेक्टर्स बन जाएं। इस बात को और डिटेल में समझने के लिए इस एग्जांपल पर आएं। ये जो प्रॉब्लम हमने ले रखी है
इसमें लेस देन इक्वल टू 8 था तो इसको इक्वल टू में जैसे इनको मानक रूप बना के हमने यहाँ लिखा है 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3, ये एज इट इज़ हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में नॉन नेगेटिव हैं सभी, कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए वहाँ -1 से मल्टीप्लाई तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो 814 राइट हैंड साइड में एज इट इज़ है। लेफ्ट हैंड साइड में 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 एज इट इज़। अब इसमें लेस देन और इक्वल टू के लिए उसको इक्वल टू में बदलने के लिए एक स्लैक वेरिएबल ऐड किया है x4। सेकंड रेस्ट्रिक्शन में भी लेस देन इक्वल टू है, उसको इक्वल टू में बदलने के लिए उसमें ऐड किया है x5, ये भी सिलेक्ट वेरिएबल हो गया। और इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको इक्वल टू में बदलने के लिए हमने एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक वेरिएबल घटा दिया x6, ये कहलाएगा सरप्लस वेरिएबल। x4 केवल इसमें जोड़ा है तो अन्य में नहीं है तो उसको हमने 0 गुणांक या 0 कोफिशिएंट के साथ शामिल कर दिया। इसमें हमने x5 जोड़ा, इन दोनों में नहीं है। इसमें x6 घटाया, इन दोनों में x6 नहीं होगा। तो यहाँ तक तो क्या रिक्वायरमेंट पूरा हो गया अपना कि ऑल रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी इन इक्वेशन फॉर्म, सभी प्रतिबंध इक्वल रूप में आ जाएंगे, 2 सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करके और एक सरप्लस वेरिएबल घटा के, और इक्वेशन आ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि गुणांक मैट्रिक्स में इकाई सदिश मौजूद हैं कि नहीं, यूनिट वेक्टर्स। तो हम देख रहे हैं कि x1 के गुणांकों से जो वेक्टर बनता है 4 3 2 वो यूनिट वेक्टर नहीं है। x2 के गुणांकों से जो बनता है 6 -6 3 वो यूनिट वेक्टर नहीं है। x3 के कोफिशिएंट से यूनिट वेक्टर नहीं बनता। x4 के कोफिशिएंट से एक यूनिट वेक्टर बन जाता है 1 0 0। तो 1 0 0 वाला यूनिट वेक्टर यहाँ मौजूद है। यहाँ m बराबर 3 है, यानी प्रतिबंध 3 है, तो 3 यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट यहाँ गुणांक मैट्रिक्स में होने चाहिए। तो 1 0 0 वाला है, x5 के गुणांकों से 0 1 0 वाला भी है, लेकिन जो तीसरा यूनिट वेक्टर है 0 0 1 वो नहीं है। 0 0 -1 है, वो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा। 0 0 1 चाहिए, वो नहीं है। तो वो बनाने के लिए हमने क्या किया, एक 7th वेरिएबल x7 थर्ड रेस्ट्रिक्शन में जोड़ दिया, अन्य में उसका गुणांक 0 रखेंगे। इससे क्या होगा कि 0 0 1 आ जाएगा। ये जो वेरिएबल है 7वां, जो कि हमने यूनिट वेक्टर्स लाने के लिए जोड़ा है, इसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन स्वाभाविक है कि यहाँ x7 जोड़ने के बाद भी ये इक्वल टू 4 कैसे रहेगा, तो वो थ्योरी की बात है। हम x7 की वैल्यू 0 चाहेंगे, बाद में इसका मान 0 होगा तभी हम सॉल्यूशन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वो थ्योरी का लॉजिक है, तो वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। आप सीधा प्रोसेस पे आएँ, और प्रोसेस ये है कि अगर किसी इकाई सदिश की कमी हो तो संबंधित इकाई सदिश लाने के लिए नए चर जोड़ दिए जाएं संबंधित रेस्ट्रिक्शन में। जैसे कि यहाँ पे 0 0 1 वाले इकाई सदिश की कमी थी, तो हमने तीसरे प्रतिबंध में 7वां चर जोड़ दिया, कृत्रिम चर या आर्टिफिशियल वेरिएबल, उससे हमें 0 0 1 बन गया। तो अब हमारे पास तीनों इकाई सदिश 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स में उपलब्ध है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, यानी सिंप्लेक्स मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो 4th रिक्वायरमेंट है, चौथी आवश्यकता है, वो है कि देयर मस्ट बी m डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इन कोफिशिएंट वेक्टर मैट्रिक्स। और ना हो तो क्या करें, ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। पांचवी आवश्यकता क्या है, वो यह है कि जितने भी चर हैं ओरिजिनल वेरिएबल्स जो कि प्रॉब्लम रखे थे, वो सब रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, प्रतिबंधित होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल के द्वारा। नॉर्मली दिए होते हैं, किसी में ना हो तो उसका फिर तरीका यह है कि उस वेरिएबल को 2 रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के डिफरेंस के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो किसी प्रॉब्लम में ये दे रखा होता कि x1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x3 इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी ये चिन्ह में अप्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि x3 का नेगेटिव मान भी चलेगा। लेकिन सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए
अप्रतिबंधित चर या अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल नहीं चलेगा, उसे रेस्ट्रिक्टेड करना होगा। तो अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में ये दे रखा हो कि x3 अप्रतिबंधित है, तो हम इसको x3 को दो नए चर लेंगे, उनके डिफरेंस के रूप में व्यक्त कर देंगे, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, वेयर x3 डैश एंड x3 डबल डैश आर रेस्ट्रिक्टेड। तो फिर 3 की बजाय 4 चर हो जाएंगे, यानी x3 हट जाएगा, पूरी प्रॉब्लम में x3 का ये मान रख देंगे और x3 हट जाएगा और उसकी जगह 2 वेरिएबल आ जाएंगे जो रेस्ट्रिक्टेड होंगे। तो ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड वाला पॉइंट है, ये नॉर्मली प्रॉब्लम्स में नहीं होता है, किसी किसी प्रॉब्लम में होता है। तो अगर हो तो उसका इलाज ये है कि उसे 2 रेस्ट्रिक्टेड चर के डिफरेंस के रूप में व्यक्त कर दें। ये 5 पॉइंट्स हैं। जब हम दी गई एलपीपी में इन 5 पॉइंट्स का समावेश कर लेंगे तो हमें उस एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें इनको, क्या क्या है। एक तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, यानी उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण रूप में होना चाहिए। दूसरा, जो रिक्वायरमेंट वेक्टर भी होता है उसके सारे एलिमेंट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तीसरा, जितने भी प्रतिबंध हैं वो सब इक्वेशन रूप में होने चाहिए। चौथा, जितने प्रतिबंध है उतने भिन्न भिन्न इकाई सदिश m डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स में होने चाहिए। और पांचवा, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल के साथ, यानी उन पर ये प्रतिबंध होना चाहिए कि वो सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हों। ये 5 आवश्यकताएं हैं, 5 रिक्वायरमेंट्स हैं मानक रूप बनाने के लिए। अब इनमें से जो भी कमी होगी प्रॉब्लम में उसे दूर करेंगे हम, और वो उसका तरीका हमने बता दिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कर लो। रिक्वायरमेंट वेक्टर में कोई एलिमेंट अगर नेगेटिव हो तो पूरे रेस्ट्रिक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑल रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी इन इक्वेशन फॉर्म। तो इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए अगर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो एक सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दो, वो इक्वल में बदल जाएगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है तो उस संबंधित रेस्ट्रिक्शन में से, संबंधित प्रतिबंध में से एक सरप्लस वेरिएबल घटा दो तो वो इक्वल टू में बदल जाएगा। अगर इकाई सदिशों की कमी है, कोई यूनिट वेक्टर नहीं मिल रहा है, तो संगत यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल्स या कृत्रिम चर ऐड कर दो। और अगर कोई वेरिएबल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो उसे 2 नए रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स के डिफरेंस के रूप में व्यक्त कर दो, तब हमारा मानक रूप आ जाएगा। तो जैसे ये जो प्रॉब्लम हमने ले रखी है, ये प्रॉब्लम है दी हुई गिवन, और ये 3x3 साइज़ की प्रॉब्लम है। 3x3 साइज़ का मतलब है कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस 3 हैं और वेरिएबल्स भी 3 हैं। अब इस 3x3 साइज़ की प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बदला तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में था ही, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना था। ये रिक्वायरमेंट वेक्टर के एलिमेंट्स पहले से ही नॉन नेगेटिव थे, तो वहाँ कुछ नहीं करना था। जो इनइक्वलिटीज़ लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू में थी, तो उनके लिए हमने लेस देन वालों के लिए तो एक एक सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिया और ग्रेटर देन वाले के लिए एक सरप्लस वेरिएबल घटा दिया। फिर यूनिट वेक्टर्स की कमी थी। 3 यूनिट वेक्टर जो डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1, ये 3 डिफरेंट यूनिट वेक्टर होते। उनमें से 1 0 0 मौजूद था पहले से ही। सिलेक्ट वेरिएबल जब हम जोड़ेंगे तो वो यूनिट वेक्टर भी बनाएगा। 0 1 0 भी मौजूद था, लेकिन 0 0 1 वाला जो यूनिट वेक्टर है वो मौजूद नहीं था, तो उसे लाने के लिए हमने 7वां चर यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ दिया, और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जो ओरिजिनल वेरिएबल हैं वो तो रेस्ट्रिक्टेड हैं तो रेस्ट्रिक्टेड हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड हैं तो अनरेस्ट्रिक्टेड, लेकिन जो हम नए वेरिएबल्स जोड़ रहे हैं सिलेक्ट, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, वो ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू प्रतिबंध उन पर हमेशा होता है। तो यहाँ पर अब 3 तरह के वेरिएबल हो गए, x1 x2 x3 ओरिजिनल वेरिएबल्स, मूल चर। x4 और x5 सिलेक्ट वेरिएबल्स, न्यूनता पूरक चर। x6 है सरप्लस वेरिएबल, सिलेक्ट और सरप्लस एक ही कैटेगरी हो गई, और x7 है आर्टिफिशियल वेरिएबल।
ओरिजिनल, सिलेक्ट एंड सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, 3 तरह के वेरिएबल्स हो गए। ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हो गए। एक और बात, जितने ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनके तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट्स जो हैं वो रहेंगे, लेकिन जो हमने नए वेरिएबल्स जोड़े या घटाए हैं, सिलेक्ट वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, उनको भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में शामिल करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो सिलेक्ट वेरिएबल हैं और जो सरप्लस वेरिएबल हैं उन्हें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 कोफिशिएंट के साथ शामिल करना है। सिलेक्ट हो चाहे सरप्लस हो, उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 कोफिशिएंट के साथ शामिल करना है। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -m कोफिशिएंट के साथ शामिल करें। और -m कोफिशिएंट में m क्या है? m बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, यानी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। -m कोफिशिएंट के साथ शामिल करते हैं। वो क्यों करते हैं उस कारण में अभी हम नहीं जा रहे हैं। और इस -m की वजह से ही इस मेथड को बिग M मेथड भी कहते हैं। बिग M मेथड, एक बहुत बड़ा m कोफिशिएंट में लगाया जाता है, तो इसलिए इसको बिग M मेथड भी कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। आज की बात हम सिंप्लेक्स मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म पर ही समाप्त करते हैं। मैंने अभी बताया था कि मेन जो 5 स्टेप्स हैं सिंप्लेक्स मेथड के, उनमें पहला स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, दूसरा सिंप्लेक्स फर्स्ट टेबल बनाना, तीसरा इम्प्रूवमेंट, चौथा सॉल्यूशन रीडिंग। उसमें से हमने आज केवल इस वीडियो में केवल स्टैंडर्ड फॉर्म को डिटेल में पढ़ा है। बाकी के 4 जो बड़े स्टेप्स हैं उनको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक प्रॉब्लम या इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ा देंगे और उसको पूरा हल करके देखेंगे, तो सिंप्लेक्स मेथड समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।